नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। लास्ट वीडियो में हमने गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया था और मैंने बोला था कि अगले वीडियो में मैं आपको खिलजी वंश से शुरू करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का खिलजी वंश के साथ में। तो बात करते हैं खिलजी वंश की। देखिए, हमारा मध्यकाल चल रहा है और मध्यकाल में खिलजी वंश खिलजी वंश खिलजी वंश कब से कब तक चला, सबसे पहले इसका शासन देख लेते हैं। तो ये 1290 से 1320 तक चला। 1320 ईस्वी तक चला। क्या चला? खिलजी वंश। अब बात करते हैं खिलजी वंश के संस्थापक। तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। आपको दूसरी किताब में इसका नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी मिलेगा। तो एक ही बात है, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, आप कंफ्यूज मत होना। तो ये चला है जलालुद्दीन खिलजी। कब से कब तक? 1290 से 1296 तक। 96 ईस्वी तक चला। तो आइए पहले बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था शाह, उसका नाम था शमसुद्दीन के क्यूमर्स। तो शमसुद्दीन के क्यूमर्स की हत्या करी इसने और इसने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना करी। अब इसने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना कर दी। इसने अपना राज्याभिषेक करवा लिया और राज्याभिषेक करवाने के बाद में इसने क्या करा, इसके साथ में एक फैक्ट जुड़ा है। यह सल्तनत काल का प्रथम ऐसा शासक था। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, यह सल्तनत काल का प्रथम ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं को पहली बार शासन में शामिल किया। जिसने हिंदुओं को पहली बार शासन में शामिल किया। इसके पहले हिंदू शासन में शामिल नहीं होते थे। तो इसने पहली बार हिंदुओं को शासन में शामिल किया। शासन में शामिल का मतलब कि जैसे ये एक राजा रहता है और राजा के बाद में उसका वजीर रहता है, नायब रहता है, सेनापति रहता है और सैनिक रहते हैं। तो उसमें इसने हिंदुओं को भी इसने स्थान दिया। फिर उसके बाद में इसकी जो प्रकृति थी, इसकी प्रकृति में उदारता और कठोरता दोनों प्रकार से दिखाई देती थी। वास्तव में व्यक्ति ना थोड़ा मूर्ख था। ये क्या करता था कि जो इसके खिलाफ जाता था उसका ये दमन करता था और उनको वो पुरस्कृत करता था, और जो जनता के हित में काम करना चाहता था उनको वो दंड देता था। तो ये थोड़ा इस प्रकार से व्यक्ति था। अब राजा महाराजा है, जो उनके मन में आ जाए वो करते हैं। तो इसके समय में क्या क्या केस हुए मैं आपको बताता हूं। ये इसके जीवन काल में उदारता और कठोरता दोनों दिखाई देती है। ये उदारता एवं कठोरता दोनों दिखाई देती है। तो कैसे दिखाई देती है? उदाहरण के लिए तो मैं ये बोर्ड साफ कर देता हूं पहले, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड की जरूरत लगेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो
पहला केस हुआ इसके समय में, पहला केस क्या हुआ था? नंबर 1, मणिकपुर का एक सूबेदार था, मणिकपुर ये जगह का नाम है। तो मणिकपुर का सूबेदार था और उस सूबेदार का नाम था मलिक छज्जू। तो इस मलिक छज्जू ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस मलिक छज्जू ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो क्या हुआ? तो यह हुआ कि इसने विद्रोह का दमन किया और बाद में इसने विद्रोह का पूरी तरह से दमन कर दिया और सुल्तान ने इसे क्षमा कर दिया और मुल्तान भेज दिया कि जा अब मत करना ऐसा, अब विद्रोह मत करना। तो इस मलिक छज्जू ने इसके खिलाफ विद्रोह किया, इसने विद्रोह का दमन किया और उसको माफ करके उसको मुल्तान भेज दिया। पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हुआ कि इसके समय में कटेहर के डाकुओं ने विद्रोह किया। कटेहर के डाकुओं ने विद्रोह किया। कटेहर के डाकुओं ने विद्रोह किया इसके समय में, तो इसने कटेहर के डाकुओं का भी दमन किया और उनको हिदायत दे दी कि अब मत करना ऐसा, और उनको भी छोड़ दिया। इसके समय में क्या हुआ? मंगोलों ने आक्रमण किया। मंगोल आक्रमण, और मंगोल आक्रमण में अब यहां पर मंगोल आक्रमण किसने किया? अब्दुल्ला ने मंगोल आक्रमण किया। तो इस जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों का दमन किया, पूरी तरह से मंगोलों का दमन कर दिया। और मंगोलों का दमन करने के बाद में इस अब्दुल्ला नामक मंगोल से इस जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। बोला कि मैं तेरी वीरता से प्रसन्न हुआ, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ आक्रमण करा और डटकर मुकाबला करा, इसलिए मैं तेरी वीरता से प्रभावित हुआ, इंप्रेस हुआ, और तू बड़ा वीर पुरुष है, इसलिए मैं तुझे अपनी लड़की देता हूं। और इसने क्या करा? अपनी लड़की का विवाह इसके साथ कर दिया और बदायूं गेट के सामने उन्हें निवास स्थान दिया। कहां पर? बदायूं गेट के सामने। और इन्हें क्या नाम दिया? इन्हें नव मुसलमान नाम दिया। इन्हें नव मुसलमान नाम दिया। कैसे मुसलमान? नए मुसलमान। ये जो अब्दुल्ला है ये चंगेज खान के वंशज के थे, मंगोल थे। तो बोले कि हम जो भारत में रह रहे हैं हम पुराने मुसलमान, और ये जो लोग इन्होंने शादी करी, ये अब्दुल्ला और उसकी लड़की ने शादी करी, बोला हम नव मुसलमान। तो इन्होंने क्या करा? नव मुसलमान नाम दिया। फिर क्या हुआ? एक सिद्दी मौला नामक दरवेश था। चौथा केस हुआ इसके सामने। सिद्दी मौला लिखा है। सिद्दी मौला ये दरवेश था। दरवेश का मतलब होता है कि वहां पर मस्जिद में पूजा पाठ करने वाला, मस्जिद का मैनेजमेंट करने वाला, जनता को सही दिशा दिखाने वाले व्यक्ति को दरवेश कहते हैं। तो ये दरवेश सही गलत को देखता था, सही गलत का अवलोकन करता था। तो ये बोले, इस दरवेश ने बोला कि ये राजा है ना, ये गलत कर रहा है। देखो जो इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं उनको तो ये पुरस्कृत कर रहा है और उनसे अपने संबंध बना रहा है। तो बोले कि ये तो गलत है। ऐसा इसने जनता को जागृत करने के लिए, जनता को सचेत करने के लिए ऐसा मैसेज पहुंचाया कि जो राजा कर रहा है गलत कर रहा है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या करा? हाथी के पैरों के तले इस सिद्दी मौला नामक दरवेश को कुचलवा दिया। वर्तमान में तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, वर्तमान सरकार बहुत अच्छी सरकार है, ऐसा वर्तमान में नहीं होता है।
तो सिद्दी मौला नामक दरवेश को इसने हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया। अब देखो जलालुद्दीन खिलजी के मजे लेने के लिए भी कोई बना हुआ है, सबका एक अपना अपना वजूद होता है और सबको समाप्त करने के लिए कोई ना कोई बना हुआ रहता है। तो जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था। अब मैं इतना मिटा रहा हूं क्योंकि अब मुझे फिर से पूरे बोर्ड की जरूरत लगेगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था, जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था, वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था, वो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था और वो जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति भी था। तो भतीजा भी था, दामाद भी था, सेनापति भी था। नाम था उसका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बचपन का नाम था अली गुरसप। अली गुरसप। आप लुसेंट नामक बुक खोल के देखोगे तो एक गुरसप की जगह पर गुरशास्प लिखा हुआ मिलेगा। गुरशास्प, तो इससे कंफ्यूज मत होना, मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी अली गुरसप इसका भतीजा था। तो हुआ क्या था, इस अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है 1294 से 1294। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये कड़ा माणिकपुर का सूबेदार था। कड़ा माणिकपुर का सूबेदार। ये जलालुद्दीन खिलजी ने इस अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा माणिकपुर की जागीरदारी दे दी थी। बोले तू यहाँ का सूबेदार बन, तू यहाँ की जगह संभाल। अब यह हुआ कि अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के अच्छे दिन आने वाले हैं। तो 1294 ईस्वी में इस अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की परमिशन के बिना, उनसे पीछे पूछे बिना क्या करा, देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। देवगिरी, इस शब्द को आप याद रखेंगे, देवगिरी, यह शब्द आगे बहुत बार आएगा। देवगिरी पर आक्रमण कर दिया और देवगिरी पर आक्रमण करा और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव इसको बुरी तरह से पराजित कर दिया और देवगिरी से एक बड़ी मात्रा में धन लूट कर लाया। एक बड़ी मात्रा में, अ लॉट ऑफ मात्रा में, ऐसा कि उसकी गिनती नहीं हो सकती है, इतना धन लूट कर लाया। कौन लूट कर लाया? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उस धन को सुल्तान के पास नहीं ले गए। उस धन को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पास रख लिया। अब हुआ है कि यह सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जो है, इसका एक वजीर था। इसका एक वजीर था, उस वजीर का नाम मैं यहां पर लिख देता हूं। उसका नाम था मलिक अहमद चाप। मलिक अहमद चाप, ये कौन था? मलिक अहमद चाप, ये इसका वजीर था। इसका वजीर था, जलालुद्दीन खिलजी का वजीर था। तो मलिक अहमद चाप ने बोला, मलिक अहमद चाप ने क्या बोला? बोले सुल्तान, आपका जो भतीजा है ना, वो विद्रोही हो चुका है। बोले क्या बात कर दी? बोले हाँ, आपका भतीजा विद्रोही हो चुका। बोले प्रमाण दे, ऐसा कैसे कह देगा तू कि मेरा भतीजा विद्रोही हो चुका? बोले राजा साहब, वो विद्रोही हो चुका है, प्रमाण ये है कि वो आपसे बिना पूछे देवगिरी के अभियान पर गया। आप सुल्तान हो,
आपसे पूछना चाहिए तो वो आपसे बिना पूछे देवगिरी के अभियान पर गया और वहां से बड़ी मात्रा में धन लूट कर लाया, लेकिन उस धन को वो आपके पास नहीं लेकर आया। इसका मतलब क्या कि वो विद्रोही हो गया। बोले ऐसा क्या? बोले जाओ उसके भाई को बुला के ला। वजीर उसके भाई को बुला कर लाया और बोले क्यों रे, तेरा भाई विद्रोही हो गया? बोले सुल्तान, किसने कहा आपको कि मेरा भाई विद्रोही हो गया? वो आपका भतीजा है, वो आपका दामाद है, वो आपका विश्वास पात्र व्यक्ति है, वो ऐसे कैसे विद्रोही हो सकता है? बोले क्या मलिक अहमद चाप बोल रहा है कि वो विद्रोही हो गया? बोले आधार तो बताओ, किस आधार पर कह देगा? बोले वो मुझसे बिना पूछे देवगिरी के अभियान पर गया, इसका मतलब क्या विद्रोही हो गया ना? अलाउद्दीन खिलजी के भाई ने बोला सुल्तान, यदि वो आपसे पूछता भी तो आप क्या मना करते क्या? अपना काम तो अभियान करने का ही है, मना नहीं करते ना। तो वो आपसे पूछता तो भी आप मना नहीं करते, तो बिना पूछे चला गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें ये कौन सा प्रमाण है कि ये विद्रोही हो गया? वो नहीं हुआ। तो बोले कि फिर वो धन, एक बड़ी मात्रा में धन लूट कर लाया, वो भी धन मेरे पास लेके नहीं आया, तो मतलब क्या विद्रोही हो गया ना? बोले सुल्तान, वो है ना अभी भी उसके अंदर बच्चा बुद्धि है, वो है ना आपसे बिना पूछे चला गया ना, तो चला तो गया, वहां के राजा को पराजित करके बड़ी मात्रा में धन भी लूट कर लेके आ गए, लेकिन अब वो आपसे डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि वो आपसे बिना पूछे चला गया था ना, इसलिए वो डर गया, इसलिए वो आपके सामने नहीं आ रहा है। जब डर हट जाएगा तब आ जाएगा। चिंता क्यों कर रहे हो? बोले ऐसा क्यों, मुझसे इतना डर गया? अच्छा, मैं बाहुबली हूं ना। हाँ चल जा भग जा, डर गया मेरे से, भग जा। ए मलिक अहमद चाप जा, तू भग जा, दोनों भग जाओ, डर गया हो तो मेरे से, आ जाएगा। कुछ समय बाद में इस मलिक अहमद चाप ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से फिर से बोला कि सुल्तान, आपका जो भतीजा है ना वो विद्रोही हो गया है। बोले क्या बात कर दी? जा उसके भाई को बुला कर ला। उसके भाई को बुला कर लाया। बोले तेरा भाई विद्रोही हो गया रे, देखना इतने दिन हो गए वो अभी तक वो धन लेकर नहीं आया, तेरा भाई विद्रोही हो गया। उसने बोला सुल्तान, वो है ना आपसे इतना डर गया है कि जैसे ही मैं उसके सामने आपका नाम लेता हूं तो वो है ना ऐसे छुप कर बैठ जाता है। वो इतना डर गया है, उसका डर हट जाएगा तो आ जाएगा। धन को खाने की चीज थोड़ी ना है कि वो हीरे जवाहरात खा जाएगा, नहीं खाएगा, आपका धन आपके पास आ जाएगा। बोले अच्छा, हाँ मेरे से इतना डर गया, चल जा भग जा, दोनों भग जाओ। कुछ समय बाद मलिक अहमद चाप ने जलालुद्दीन खिलजी से फिर से बोला कि सुल्तान, आपका जो भतीजा है ना वो विद्रोही हो गया है, पक्का हो गया है। बोले क्या बात कर दी? जा उसके भाई को बुला कर ला। उसके भाई को बुला कर लाए फिर से। बोले कि अब तो तेरा भाई विद्रोही हो गया, देखना इतना समय हो गया धन लेकर नहीं आया, अब तेरा भाई विद्रोही हो गया, पक्का हो गया। बोले सुल्तान, वो आपसे डर गया है, इसलिए वो आपके पास में नहीं आ रहा है, जब उसका डर हट जाएगा जब आ जाएगा। तो अब मलिक अहमद चाप ने बोले सुल्तान, वो डर गया है, वो अपने पास में नहीं आ रहा है, क्यों ना अपन उसके पास चले। तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को मलिक अहमद चाप की बात रास आ गई और बोले हाँ ठीक है, सेना तैयार करो, हम कड़ा जाएंगे, कारा बोलते हैं उसको, कड़ा माणिकपुर को। बोले हम कारा जाएंगे। अब उसके भाई ने बोले राजा साहब आप है ना सुल्तान, एक काम करो, इतनी बड़ी सेना लेकर मत चलो, वो कहीं भाग भूगा जाएगा तो मुझे भी नहीं पता कि वो धन उसने कहां रखा है, कहां से पता करेंगे, कहां ढूंढ के लाएंगे, वो बहुत भागता है। आप एक काम करो,
आप 2-4 लोगों को, 2-4, 8-10 लोगों को रख लो, आपके विश्वास पात्र व्यक्ति को 10-20 लोगों को रख लो और चलो उससे मिलकर आ जाते हैं, वो धन लेकर आ जाते हैं। और बाकी मैं हूं तो सही, कोई समस्या आएगी तो मैं देख लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, मैं भी आपका भतीजा हूं। बोले हाँ ठीक है यार, बात तो ठीक है, चलो। बोले चलो कड़ा माणिकपुर चलते हैं। अब कड़ा माणिकपुर जाने की तैयारी करी और कड़ा माणिकपुर जाने की तैयारी करी, और जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक जगह डिसाइड करी थी कि कड़ा माणिकपुर में, यहाँ पर जंगलों में हम मिलेंगे, वहां पर अलाउद्दीन खिलजी मिला नहीं, वहां पर अलाउद्दीन खिलजी मिला नहीं। तो सुल्तान ने उसके भाई को बोला, बोले कहां रहे, यहां तो आया ही नहीं तेरा भाई। वो बोले सुल्तान वो है ना, आपके 10-20 लोगों को देखकर डर गया कि पता नहीं 10-20 लोग पकड़कर उसको काट खाए, उसको मार डाले, उसको मारने पीटने लग जाए, इसलिए वो आपसे डर गया वो आपसे। आप क्या करो कि ये जो 10-20 लोग हैं ना, इसको यहीं पर छोड़ो, और वो है ना, वो वहां पर वो बहुत बड़ा वृक्ष जो दिख रहा है ना, वो जो वृक्ष दिख रहा है ना, उस वृक्ष के पीछे वो छिप कर बैठा है, आपसे डर गए इस कारण से। आप इन लोगों को यहीं पर रहने दो और आप मेरे साथ चलो। अब आगे पहुंच गया, सुल्तान ने बोला, बोले कहां रे, तेरा भाई तो है ही नहीं यहां पर, इस वृक्ष का बोला था ना तूने, कहां वो। बोले सुल्तान मैंने इस वृक्ष का थोड़ी ना बोला था, मैंने उस वृक्ष का बोला था, वो दूसरा वाला, वो जो बड़ा वाला है ना, दूसरा वाला, मैंने उसका बोला था, वो वहां पर छिप कर बैठा है। बोले अच्छा चलो उस वृक्ष के नीचे चल। उस वृक्ष के पास गया, बोले कहां रे, तेरा भाई तो मिला ही नहीं, कहां दिख रहा हो। अरे बोले सुल्तान आप भी ना क्या, मैंने इस वृक्ष का थोड़ी ना बोला, मैंने उस वृक्ष का बोला, वो जो बड़ा वाला दिख रहा ना, उस वृक्ष का बोला, वो उसके पीछे बैठा हुआ है। अब वो जो उसके 10-20 लोग थे ना, उनसे भी 1-1.5 किलोमीटर दूर ले गया। उस वृक्ष के पास गए, अंत में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के दीदार हो गए। अलाउद्दीन खिलजी दिख गया। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला, बोले खिलजियों का परचम बुलंद रहे। बोले यकीनन बुलंद रहे। बोले कि क्यों रे, तू मुझसे इतना डर गया, तू मुझसे इतना डर गया, मेरे सामने ही नहीं आया, कितना समय हो गया मेरे सामने नहीं आया। बोले हाँ राजा साहब मैं आपसे बहुत डर गया, मैं छोटा सा बच्चा सीधा साधा हूं ना, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूं ना, सीधा साधा हूं ना, इसलिए मैं आपसे डर गया था। हाँ। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप डर हट गया। बोले हाँ आप डर हट गया। बोले ला वो धन तो बता कहां है। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला, बोले कौन सा धन। बोले वो तू देवगिरी से लूट कर लाया ना, वो धन कहां है ये तो बता मुझे, वो धन चाहिए मुझे, वो धन लेने के लिए आया हूं। ऐसा सुल्तान ने उससे बोला अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला, बोले बुड्ढे, मसान में दफन होने, मसान में क्या कब्रिस्तान में दफन होने के कगार पर खड़ा है, फिर भी तेरे को धन की भूख नहीं जाती। बोले तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के सामने बात कर रहा है। बोले देख तेरी सेना तो वहां रह गई, अब तो तू यहाँ पर अकेला ही रह गया। तो उसने जैसे ही ऐसे पलटा और सेना की तरफ देखा, वो 10-20 लोगों की तरफ देखा, ऐसे पलटा और 10-20 लोगों की तरफ देखा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शमशीर निकाली और जलालुद्दीन खिलजी के सिर का फुटबॉल बना दिया। ऐसे शमशीर निकाली और ऐसे चलाई तो 10 फीट दूर जलालुद्दीन खिलजी का सिर कटकर गिरा, उसके सिर का फुटबॉल बना दिया। इस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी की पिक्चर खत्म और अगला शासक आएगा खिलजी वंश में, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए इतिहास में कहते हैं, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास हम सीख के लिए पढ़ते हैं। इतिहास हमको सीख देता है कि जो व्यक्ति बोले ना, जो व्यक्ति यदि समझाए ना, तो उसकी बात समझ लेना चाहिए, नहीं तो गला कटता है।
ये इसने कितना समझाया, इसने मलिक अहमद चाप ने कितना समझाया कि आपका भतीजा विद्रोही हो गया है, उसके खिलाफ कार्यवाही कर दो कर दो कर दो, नहीं माना। तो जो व्यक्ति समझा है ना उसकी बात समझ लेना चाहिए, नहीं तो अंत में क्या होता है, गला कटता है, गला कटता है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की स्टोरी समाप्त हुई, अलाउद्दीन खिलजी की पिक्चर समाप्त हुई, और अब नया व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा। सॉरी गलती हो गई, बोलने में गलती हो गई, क्षमा कर देना। इस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी की, ये जलालुद्दीन खिलजी लिखा है, जलालुद्दीन खिलजी की कहानी समाप्त हुई, जलालुद्दीन खिलजी की कहानी समाप्त हुई। और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अलाउद्दीन खिलजी से। आप लोग को वीडियो को शेयर करना है, करोगे ना, सब्सक्राइब करना है और करवाना भी है, और लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। आप लोग तो मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो ना, आप शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब करो, ठीक है। धन्यवाद।